हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद संतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। इस हफ्ते में सारे बड़े इवेंट्स आरबीआई पॉलिसी डिसीजन के बाद एक बार के लिए खत्म हो गए हैं और यहीं से शुरू होता है वॉलेटिलिटी का सुरूर। मार्केट्स में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी हो रही है, इसमें अच्छे अच्छे ट्रेडर्स चकमा खा रहे हैं। ऐसे में मार्केट में अपनी पोजीशंस लाइट रखें। अभी तक तो इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है और ये आलम है। इमेजिन करिए कि जैसे जैसे इलेक्शन की डेट्स पास आती जाएगी तो फिर उस समय कैसी वॉलेटिलिटी हो सकती है। अमेरिकन मार्केट्स इस समय ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और जापानीज मार्केट्स भी करीब 34 साल के हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बाकी सारे एशियन मार्केट्स में भी इस हफ्ते छुट्टी जैसा माहौल है चाइनीज न्यू ईयर के चलते। और हमारे मार्केट्स इन सब के विपरीत जबरदस्त सेलिंग का प्रेशर महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। शुक्रवार को सुबह ही जैसे ही मार्केट्स ओपन हुए, वहीं से स्मॉल और मिड कैप्स में नीचे के सर्किट लगने शुरू हो गए। निफ्टी में गिरावट इतनी तेज नहीं थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। इसमें सबके पास अलग अलग रीजंस है मार्केट के गिरने के कारणों का, और ये कितना सही है वो हमारी सोच पर है। पीएफसी के रिजल्ट्स खास ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से स्टॉक इंट्राडे में 12 से 13% तक लुढ़क गया था। अब यहां एनालिस्ट का मानना है कि ये एक रियलिटी चेक था। मैक्सिमम सरकारी कंपनीज, पीएसयू बैंक्स, रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस की कंपनीज करीब 6 से 8 गुना तक बढ़ गए हैं इन पिछले कुछ महीनों में। इन स्टॉक्स के अलावा ब्रॉडर मार्केट के जो दूसरे स्टॉक्स हैं, उनमें इस तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब जब रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं तो समझ आ रहा है कि सरकारी कंपनीज के पीई कितने बढ़ गए हैं। अब पीएफसी के खराब रिजल्ट आने से अचानक से जो सेलिंग शुरू हुई, उससे मार्जिन कॉल्स जो ट्रिगर हुए, जिससे कि दूसरे शेयरों में भी सेलिंग देखने को मिली। पीएफसी के पीछे पीछे आरईसी के शेयर में भी अच्छी खासी सेलिंग देखने मिली। वो भी करीब 7 से 8% तक लुढ़क गया था एक ही सेशन में। बीएचईएल में भी सेलिंग का प्रेशर अच्छा खासा देखने को मिला। बाकी सरकारी कंपनीज में भी प्रॉफिट बुकिंग का ही आलम था। अब इस सेल ऑफ में एसबीआई और एलआईसी जैसे शेयर हैं जिन्होंने अपनी कमान को अभी भी संभाले हुए हैं। अब दूसरे भी बहुत सारे रूमर्स थे जिसकी वजह से मार्केट्स में गिरने की रूमर्स फैल रही थी। कुछ का कहना था कि ये एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जिसमें मिड और स्मॉल कैप में इन दिनों में काफी बड़ा रनअप आ गया था, जिससे बड़े इन्वेस्टरों ने मुनाफा वसूली की है। दूसरों का कहना था कि इंडिया विक्स इन दिनों में काफी तेज हो गया था और वो काफी हीटअप था, जिसकी वजह से एफ&ओ के स्टॉक्स में एक सेलिंग का प्रेशर देखने मिला, जहां पे इंडिया विक्स में कुछ कूल ऑफ की स्थिति देखने आई। कुछ समय से कोविड के केसेस में बढ़ोतरी शुरू हो गई है, तो वो भी एक कंसर्न हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी बिकवाली हुई होगी। बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हुई थी, जिसके आधार पर कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली। कुछ समय से रुपया भी कमजोर चला आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली हुई। साथ साथ में इतने आईपीओज भी आ रहे हैं, ओएफएस आ रहे हैं, प्रमोटर्स के ओर से प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई की हॉकिश कमेंट्री तो सबसे पहला पत्थर था इन सब के बीच में, जिसकी वजह से सारा मामला शुरू हुआ। आरबीआई की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट रेट्स में कटौती की उम्मीद तो और एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन एक डोविश कमेंट्री की उम्मीद कर रहा था मार्केट। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई कटौती नहीं की है, जिसकी उम्मीद से मार्केट में कुछ बढ़ोतरी हुई थी। सेकेंडली, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स घटाने के लिए भी कोई टाइमलाइन घोषित नहीं की है। उल्टा आरबीआई ने फूड इन्फ्लेशन के बढ़ने पर चिंता जताई है। अब आरबीआई के स्टेटमेंट में पॉजिटिव्स में आरबीआई ने जीडीपी में आने वाले सालों में अपवर्ड रिवीजन किया है अगले 3 सालों के लिए। आरबीआई ने पेटीएम पर स्टेटमेंट में कहा कि आरबीआई एक जिम्मेदार इंस्टीट्यूशन है
और इन्होंने सबको पर्याप्त समय दिया है लाइन में आने के लिए। लेकिन पेटीएम कंप्लायंस इशू होने के बावजूद काफी समय से आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में कहीं कमी रह रही थी, जिसकी वजह से ये सख्त कदम उठाना पड़ा। पेटीएम के शेयरों में इस स्टेटमेंट के बाद में निचला सर्किट लग गया। वहीं सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में भी बिकवाली देखने मिली इस हफ्ते में। शुक्रवार को प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में कुछ रिकवरी सेकेंड हाफ में आई, लेकिन एचडीएफसी बैंक अभी भी निफ्टी और बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ ही खींच रहा है। अब हमारे मार्केट्स की कुछ पॉजिटिविटी की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है, उसका कुछ असर हमारे मार्केट्स में भी देखने मिल सकता है। वहीं एफआईआईज ने गुरुवार के सेशन में 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की थी। शुक्रवार को लेकिन उनका नेट 140 करोड़ का पॉजिटिव फिगर है। शुक्रवार को इंडिया विक्स में भी कुछ मंदी के संकेत देखने को मिले हैं। तो शुक्रवार की सेलिंग लोकल ट्रेडर्स और मार्जिन कॉल्स को के चलते होने का अनुमान है, क्योंकि डीआईआईज की भी टोटल सेलिंग करीब 400 करोड़ की ही थी। अब आने वाले सप्ताह में कुछ बड़े ट्रिगर्स तो नहीं है मार्केट के लिए भारतीय बाजारों के हिसाब से। अगले हफ्ते में भारतीय बाजार और अमेरिका के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। अब कुछ एफआईआईज की बात भी कर लेते हैं। एफआईआईज ने फरवरी में अभी तक 7,680 करोड़ की नेट सेलिंग की है, जबकि गत सप्ताह में इनकी टोटल सेलिंग 5,800 करोड़ की रही, जिसमें से बुधवार और गुरुवार को मिलाकर करीब करीब 6,800 करोड़ की नेट सेलिंग की है। अब कुछ निफ्टी की बातें कर लेते हैं। निफ्टी 71 पॉइंट घटकर 21,782 पर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 45,634 पर 336 अंक के घाटे के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 71,595 पर 490 अंक घटकर बंद हुआ है। मार्केट की इंटेंस वॉलेटिलिटी के बाद अगर हम ये फिगर्स देखते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि इंट्रा वीक में कितनी गजब की वॉलेटिलिटी हुई है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा पिछले 2 हफ्तों में 3.5% बढ़ा है। इस हफ्ते भी करीब 3.59% बढ़ गया है फिर से। 3 हफ्तों में अगर देखा जाए तो ये लगातार बढ़ रहा है इंडेक्स, और इसकी टोटल बढ़त करीब 6.5% की बन गई है 3 हफ्तों में। निफ्टी ऑटो भी गत सप्ताह में 4.11% उछला था, और ये ऑटो बिक्री के जनवरी के आंकड़े ठीक आने की वजह से हुआ था। इस सप्ताह भी निफ्टी ऑटो करीब 1% बढ़ गया है, जिसका मतलब है कि 2 हफ्तों में करीब 5% की बढ़त आई है। इसके अलावा निफ्टी आईटी 1% बढ़ा है और ये हरे निशान में बंद हुआ है। अब कुछ घटने वाले इंडेक्स की भी बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी एफएमसीजी 2.27% घटा है। निफ्टी फाइनेंस 1.13% घटा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी करीब 0.5% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। अब इस हफ्ते में कुछ बढ़ने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें यस बैंक का नाम सबसे आगे है। यस बैंक में एचडीएफसी ग्रुप की तरफ से स्टेक बढ़ाने की खबर से ही इस शेयर में काफी बड़ा उछाल देखने को मिला। वहीं एसबीआई भी अपना स्टेक बेच सकता है, इसकी रूमर से और बाद में एसबीआई की तरफ से इस खबर का खंडन होने से इस शेयर में काफी गतिविधि तेज देखने मिली। यस बैंक का शेयर इस हफ्ते करीब 32% उछल गया है। वहीं आईओबी 26%, त्रिवेणी टर्बाइन्स 26%, ईस्ट इंडिया होटल 21%, न्यू इंडिया अश्योरेंस 20%, ट्रेंट लिमिटेड 20%। इसका रिजल्ट काफी बढ़िया आया था, जिसके बाद ये उछाल देखने को मिला। यूको बैंक भी करीब 19.5%, जी एंटरटेनमेंट 17%, ऑयल इंडिया 15%, लाइफ इंश्योरेंस LIC 14.4%, मैक्स हेल्थ 14%, ओरेकल OFSS 14%, क्यूमिंस इंडिया 12%, फिनिक्स मिल्स 12%, ओलेक्ट्रा ग्रीन अगेन 12.5%, राइट्स लिमिटेड 12.4%, अडानी ग्रीन 12.3%, एलजी इक्विपमेंट्स 12%।
ये सारे के सारे शेयर अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब कोई घटने वाले शेयरों की भी बात कर लेते हैं, जिसमें BEML, UPL 197, दैट इज पेटीएम, इंजीनियर्स इंडिया, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ज्योति लैब्स, NBCC, इसके अलावा टिमकेन इंडिया, AIA इंजीनियरिंग, रेल विकास RVNL, सिरमा, SGS टेक्नोलॉजीज और वेरोक इंजीनियरिंग, ये सारे के सारे शेयर करीब 11 से 15% के घाटे के साथ बंद हुए हैं। अब कुछ नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं, जो 12 से 16 फरवरी तक का है। इस साल की शुरुआत हमारे मार्केट्स ने एक दायरे में रहकर ही वॉलेटिलिटी की है, जिसकी वजह से मार्केट पिछले 2 महीनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ सा नजर आ रहा है। 21,700 के आसपास ही मैक्सिमम ट्रेडिंग हो रही है। दिसंबर में भी मार्केट करीब करीब इन्हीं लेवलों के आसपास बंद हुआ था। बाजार अभी के लिए एक टाइम करेक्शन कर रहा है, जिसमें वो एक ही रेंज में कारोबार करके समय बिता रहा है। शुक्रवार को भी मार्केट्स में फर्स्ट हाफ में मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी सेलिंग देखने मिली, नीचे के सर्किट्स लग गए थे, लेकिन बाद में रिकवरी आ गई, जिसमें खास योगदान बैंक निफ्टी की ओर से था, जो क्लोज टू क्लोज बेसिस पर करीब 650 पॉइंट उछलकर बंद हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के संकेत में शुक्रवार को अमेरिकन मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर बंद हुए थे। चाइना और साउथ कोरिया के मार्केट्स बंद थे। हांगकांग मार्केट्स भी वहां पे भी जल्दी छुट्टी होने वाली थी। चाइना के मार्केट्स तो इनफैक्ट अगले पूरे हफ्ते बंद रहेंगे उनके न्यू ईयर के चलते। हमारे मार्केट्स में गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हम करीब 50 पॉइंट की तेजी के साथ ओपन हो सकते हैं। शुक्रवार को हमारा मार्केट्स ओपन हुआ 21,727 पर। 21,780 तक तो हम गए ही थे और वहां से धड़ाधड़ जो सेलिंग हुई, जिसमें पूरा मार्केट लाल लाल हो गया। 21,629 का लो लगाने के बाद रिकवरी भी आई, और धीमी रिकवरी थी शुरुआत में, लेकिन फिर बाद में बाजार ने ऊपर में जो हाई बनाया था उसको क्रॉस करने के बाद 21,804 का डे हाई भी बनाया। शुक्रवार को क्लोज टू क्लोज बेसिस पर निफ्टी 64 अंक बढ़कर बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी 622 अंक और सेंसेक्स करीब 167 अंक बढ़कर बंद हुआ है, जिसमें निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में खास नाम था ICICI बैंक, SBI, रिलायंस, एक्सिस बैंक और ग्रासीम। बढ़ने वाले में प्राइवेट सेक्टर की बैंकों का नाम ऐड हुआ है और सीमेंट कंपनियों का भी प्रदर्शन ठीक ठाक ही रहा। घटने वालों में सरकारी कंपनी का शुमार था, जिसमें PFC के रिजल्ट्स कुछ ठीक ना आने की वजह से प्रॉफिट बुकिंग का जो वहां पे दौर शुरू हुआ। अपोलो पाइप्स के रिजल्ट्स अच्छे आने से इस स्टॉक में करीब 16% का उछाल देखने मिला एक ही सेशन में। शुक्रवार को करीब 3 IPOs बंद हुए, जिसमें राशि पेरिफेरल्स जो कि 63 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। वहीं जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 19.89 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक वो भी करीब 4.17 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। वहीं अगले हफ्ते में एंटेरो हेल्थ केयर सॉल्यूशंस का IPO 13 फरवरी तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 1195 से 1258 रुपीज तक का है। इशू साइज 1600 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 1000 करोड़ का है और OFS होगा 600 करोड़ का। अब आगे क्या होगा? अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो अभी तक 2024 में मार्केट्स एक कंसोलिडेशन मोड में ही चल रहे हैं। इसके पहले हमारे मार्केट्स स्मार्टली बढ़ते जा रहे थे, जिसमें नवंबर और दिसंबर के महीने में तो इन्वेस्टरों की बल्ले बल्ले हो रही थी। इस मार्केट में अब ये मार्केट अभी एक कॉन्ट्रा मार्केट चल रहा है, जिसमें आपको कॉन्ट्रा ट्रेड्स ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी रेंज बाउंड चलने वाला है। ऐसे में आपको लगेगा मार्केट रेजिस्टेंस के पास लगेगा कि मार्केट तो बस ब्रेकआउट देने ही वाला है, वहीं सपोर्ट के पास लगेगा मार्केट के आज तो गया। अभी के लिए मार्केट में सपोर्ट का काम 21,600 के आसपास हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहीं से काफी बार बाउंस बैक दे रहा है, और ऊपर में 21,900 21,950 के पास
एकदम से जोरदार सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर अभी के लिए कामकाज कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर की बैंकों में इस हफ्ते कुछ कैचअप बाइंग देखने को मिली। हो सकता है कि फॉलो अप बाइंग अगले हफ्ते में शायद देखने को मिले। मिड कैप और स्मॉल कैप में हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग का दौर और जारी रह सकता है। वहीं सरकारी कंपनियों में इस हफ्ते में दबाव देखने को मिला। अब सभी कंपनियां एक साथ शायद नहीं चलेंगी, चुनिंदा कंपनियों में बाइंग देखने को मिल सकती है। सरकारी कंपनियों को भी वैल्यूएशन अब जस्टिफाई करना पड़ेगा, हालांकि यहां पर कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद तो नहीं है। अगले हफ्ते में यूएस, यूके और भारत के जनवरी महीने के सीपीआई के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप के Q4 जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे। जापान और यूके के Q4 जीडीपी के पहले अनुमान भी जारी होने वाले हैं। ये सब मैक्रो इवेंट्स है जिन पर ट्रेडर्स की खास नजर रहने वाली है। अभी के लिए हमारे मार्केट्स इसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, जब तक कि एक तरफ की कोई बाउंड्री ना टूटे। तो अभी के लिए आपके पोर्टफोलियो के बेहतर फंडामेंटल्स वाली जो कंपनीज है उन्हें डिप में बाय करने पर ही आप फोकस करें। दादा, बस ये हमारी तरफ से ये डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको मार्केट टेक्निकली क्या लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 12/2/2024 से लेके 16/2/2024 के बीच में बाजार का टेक्निकल्स में क्या क्या चेंजेस हम लोग देख रहे हैं। मेरा बाई तरफ है निफ्टी वीकली और दाई तरफ है डेली बैंक निफ्टी। तो पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। वीकली निफ्टी इज कंसर्न बार बार एक ही चीज उभर के आ रहा है जी, इतना तेजी के बाद बाजार रुक रुक सा जा रहा है। तो एक ट्रेडिंग बैंड बना लिया जो कि वोलेटिलिटी का इंडिकेशन है लास्ट चारों हफ्ता देखा जाए। तो जिस हिसाब से हम लोग थंबनेल किया है, क्या ये टॉप आउट का सिग्नल है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज नो। अभी तक हमको दिखाई समझ में नहीं आ रहा है। बट वीकली चार्ट इज कंसर्न वेरी मच वोलेटिलिटी जो है वो दिख रहा है। अब लास्ट वीक का हिसाब से देखा जाए, एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इसमें गौर करने का चीज एक ही है, अगर बाजार को ऊपर जाना है तो निफ्टी को 22,126 पहला ये जो रेजिस्टेंस है, जो कि वीकली के हिसाब से थोड़ा फिल्टर करके 22,150 करने से अच्छा रहेगा स्पॉट में। अगर इसके ऊपर चलता है तो बाजार के अंदर एक पॉजिटिविटी दिखाई दे सकता है। और कहीं अगर बाजार 21,430 विथ फिल्टर 21,400 टूटता है तो एक नेगेटिव बायस आ सकता है बाजार के अंदर। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चार्ट पैटर्न इज कंसर्न। डेली चार्ट में अगर देखा जाए तो निफ्टी मेंटेन कर रहा है 13 डीएमए के ऊपर। कंसेक्यूटिव थ्री थ्री क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन जो हाई है दैट मीन्स वही 22,126 जो कि विथ फिल्टर 22,150, इसके ऊपर जाना पड़ेगा अगर बाजार को अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू करना है। बट डेली चार्ट में वोलेटिलिटी दिख रहा है, ये एक निशानी है जो हायर एंड में सप्लाई है और वाइसी वर्सा लोअर एंड में भी आपका डिमांड रेडी है। मेरे हिसाब से ये कुछ हद तक और थोड़ा सा 1-1.5 महीना और चलेगा। वो आप पॉलिटिकली सोच सकते हैं, न्यूज़ के हिसाब से सोच सकते हैं, और इलेक्शन मोड में बाजार जाने के लिए तैयार है। तो मेरे हिसाब से अब बाजार एक पॉज में आने का कोशिश कर रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी बाजार में अभी भी है। ये डेली चार्ट हम लोग को यही इंडिकेट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए थोड़ा नेगेटिव में ज्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से निफ्टी से थोड़ा नेगेटिव बैंक निफ्टी के अंदर है ड्यू टू एचडीएफसी बैंक को आप लोग सबको मालूम है। लेकिन लास्ट टाइम हम लोग जैसे पीएसयू बैंक के ऊपर बात किया था, पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसी हिसाब से पीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस देख लिया, स्टेट बैंक का भी परफॉर्मेंस देखे होंगे। अब बारी है, अगर बैंक निफ्टी को ये नेगेटिव से उभरना है तो तीनों जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एज एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, एक्सिस एंड एचडीएफसी, इन तीनों को परफॉर्मेंस दिखाना है। जिस हिसाब से लास्ट फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है डेली चार्ट के अंदर, होपफुली अगर 46,200 राउंड नंबर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो होपफुली एक रिकवरी बैंक निफ्टी का हम लोग देख सकते हैं। बट फिर से नीचे में यही जोन है 44,429, दैट मीन्स 44,400 टूटने से बाजार एक ट्रेंड डिसाइडर जोन में आ सकता है,
जो कि इस लेवल में जो हम लोग बात किए हैं 43,200, वेरी क्रिटिकल लेवल होगा 43,200। मैंने नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा वो ट्रेंड डिसाइडर फैक्टर हो सकता है ये 43,200। इस 43,200 टूटना बैंक निफ्टी के लिए कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। तो हिसाब से देखा जाए दोनों इंडेक्स के अंदर निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा, बैंक निफ्टी हल्का नेगेटिव है। लेकिन लास्ट फ्राइडे का क्लोजिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी उम्मीद बढ़ाया है। अब देखना ये पड़ेगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड बाजार का मोमेंटम क्या चेंजेस होता है, उसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस दिमाग में रखना पड़ेगा। निफ्टी के लिए खास करके 22,150 इसके ऊपर ट्रेडिंग होना एक पॉजिटिव वाइब बन सकता है। तो ये था मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल्स का विश्लेषण। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। आप अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप अपने हमारे इन्वेस्टरों और ट्रेडर्स द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर टेक्निकल विश्लेषण करेंगे रादर, और टेक्निकल का जो जो चीज हम लोग देखते हैं, एक एड्रेस जो सेटअप इतना दिन से हम लोग बनाए हैं उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बट तीनों चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एचईजी, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट, स्क्रिपर लिमिटेड एंड वेल्सपन लिविंग। शुरू करते हैं एचईजी से, हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट। एक एक टाइम एक स्टॉक 5,000 के ऊपर का भाव में था, उसके बाद 2020 के करेक्शन, उसके बाद उभरने का कोशिश, 2500 से नीचे आए, फिर कोशिश कर रहा है इस ट्रेंड का रिवर्सल लाने के लिए। 1326 का जो क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद स्टॉक का मोमेंटम मिला, फिर वो सपोर्ट जोन, वैल्यूएशन जोन, कुछ भी बोलिए, यहां से सपोर्ट लेके फिर उभर के ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया। इस बार भी कोशिश तो किया है लेकिन हाई बना के फेलियर हुआ है। दैट मीन्स ये जो शैडो है कैंडलस्टिक्स के अंदर, ये शैडो इंडिकेट कर रहा है कि हायर एंड में सप्लाई हुआ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट जिस हिसाब से क्लोजिंग है, क्या ये काउंटर ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो कोशिश कर रहा है यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम या सॉसर फॉर्मेशन बनाने का। तो देखना ये पड़ेगा कि क्या ये ऊपर में 2600 के ऊपर क्लोजिंग देता है, क्योंकि अभी हम लोग 1880 का आसपास है। तो पहला पड़ाव जो है वो 2020 2020 विथ फिल्टर करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल टॉप भी बना हुआ है, यहाँ पर है, और ये टूटने का टाइम ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दैट्स वाई 2020 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, इसके ऊपर स्टॉक को ध्यान देना चाहिए। अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर लाइक एमएसीडी का जो स्लोप है वीकली, वो चेंजेस हुआ है। मंथली एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मंथ क्लोजिंग हुआ है, उसका स्लोप अच्छी तरफ से धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। वीकली स्टोकेस्टिक्स एंड आरएसआई इज कंसर्न, स्टोकेस्टिक्स ऊपर की जाने जाने के लिए मोमेंटम दे रहा है। किस हद तक जाएगा कि वो तो नेक्स्ट वीक आप लोग को वॉच लिस्ट में डाल के उसको देखना चाहिए।
RSI में इंटरेस्टिंग जगह में है 60 के आसपास, तो थोड़ा सा मोमेंटम बिल्डअप का जगह ये स्टॉक आ चुका है। HEG ये कोई रिकमेंडेशन बाई का नहीं है और ये सेल का नहीं है, ये टेक्निकल हम जो जो चीज देखते हैं एकदम हल्का फुल्का उसी हिसाब से देखा है। बाकी टेक्निकल्स का जो क्या बोले आप लोग को जो एक्सपेरिमेंट करना है वो घर पे जरूर आप लोग मेरा ये जो फीड है इसके हिसाब से देख के वहां पर फिर से स्टडी कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक स्कीपर लिमिटेड, फैंटास्टिक चार्ट। क्या बोले ये इस चार्ट को, राउंडिंग सॉसर, बॉटम फॉर्मेशन, उसके बाद हायर एंड में जाके क्लोजिंग देना, फिर फॉलो अप करना, वही चीज है, हायर एंड से सेल ऑफ है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है और इंटरेस्टिंग चार्ट भी है। ये चार्ट खुद जो दिखला रहा है और जो कह रहा है वो ज्यादा बोलने का जरूरत ही नहीं है। प्लीज आप लोग इस स्टॉक के ऊपर ध्यान रखिए, चार्ट के ऊपर ध्यान रखिए। MACD मंथली एंड वीकली, ये जो देख रहे हैं ये वीकली, ये है आपका मंथली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और खास करके लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। RSI एंड स्टोकेस्टिक्स मोमेंटम वीकली में बहुत ही अच्छे जगह में पॉइज्ड है। तो दैट्स वाई इस स्टॉक के ऊपर नज़र बन के रखना चाहिए। और बाकी जो फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स का जो चीज़ और देखना है काइंडली आप लोग घर पे स्टडी कर लीजिए। फाइनल स्टॉक वेल्सपन लिविंग, ये भी एक अच्छा स्टॉक जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न बना रहा है। दिस इज 52 वीक हाईएस्ट का पॉइंट है, बार बार वहां पर जा रहा है, रिजेक्शन मिल रहा है, फिर से सपोर्ट एरिया आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो फाइनली टेक ऑफ का जगह जो है दिस वन 175 विथ फिल्टर, देखना ये पड़ेगा कि जो सपोर्ट लेके ऊपर के आया है तो क्या ये रिवर्सल के हिसाब से ऊपर जाएगा या फिर नीचे सपोर्ट के लिए आ सकता है। ये स्टडी और टाइम आप लोग को बताएगा। स्लोप इज कंसर्न इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। MACD का जो स्लोप है जो नीचे आके रुक गया है, लास्ट तीनों स्लोप अगर देखा जाए स्लाइटली पॉजिटिव, 9.62 प्रीवियस वीक में था, 9.61 स्लाइटली हायर इस वीक। और मंथली चार्ट अगर देखा जाए देयर इज नो प्रॉब्लम। वीकली के हिसाब से बाकी ऑसिलेटर इंडिकेटर अगर हम लोग देखें तो वो एक पॉजिटिव वाइब में है। तो काफी इंटरेस्टिंग तीनों चार्ट, होपफुली आप लोग फील भी कर रहे हैं। एक तो है HEG हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्राफाइट, सेकंड है स्कीपर एंड थर्ड इज वेल्सपन लिविंग। ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, पहले से ही बोल रहा हूँ, ये एक स्टडी पर्पस के लिए मैं ये स्टॉक आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। पैटर्न, प्राइस एक्शन, इसके ऊपर मैंने बात किया, बाकी चीज फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स आप लोग प्लीज घर पे चेक कर लीजिए। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स की जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हमारा ये डिस्क्लेमर रहता है, दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बातचीत करते हैं, व्यूज शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो जो भी हमारा चैनल देखते हैं वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।